शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो दावा जो किया जाता है सिविल कोर्ट में, इसका ये सेक्शन 8 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का। A person entitled to the possession of a specific immovable property may recover it in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure. जिस किसी मालिक ने कानूनी तरीके से उसके पास कोई चीज हो, कोई मोबाइल प्रॉपर्टी हो, कोई जायदाद हो, कोई मकान हो, कोई बाग हो, कोई दुकान हो, और उससे उसका कब्जा छीन लिया जाए, तो इस हवाले से जो है जिस कानून का हम जिक्र कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इसका सेक्शन 8 जो है वो पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें दिलवाता है। ऐसी तमाम इमारतें, तमाम अराजी जो जमीन के साथ मुल्हिक हों या मुस्तकिल तौर पर उसके साथ वाबस्ता हों, इन इमारतों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जमीन के साथ मुंसलिक हो, इससे हासिल होने वाली आमदनी, ये सब कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होगा। अगर किसी शख्स को मलकियत होने के बावजूद जो है उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, उसे बेदखल कर दिया जाता है, तो उसके लिए ये जो सेक्शन 8 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, यह हकत में आता है। दर हकीकत जो ये पोजेशन है, ये एक मिल्कियत का एहसास है कि ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, मेरे अख्तियार में है, और जब इसके ऊपर ही कोई बंदा कब्जा कर लेता है तो फिर डेफिनेटली कानून हरकत में आता है। सेक्शन 8 इसको रेमेडी देता है। सेक्शन 8 के तहत मालिक जो जायदाद वो है जो सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट में दावा दायर करेगा अगर उसको डिस्पोजेस किया गया है। ये दावा उस सिविल कोर्ट में किया जाए जिसके दायरा अख्तियार में वो प्रॉपर्टी आती है। इसमें सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 21 रूल 35 और 36 इसको डील करते हैं। उस शख्स की जायदाद पर दूसरे शख्स ने कब्जा कर लिया है, तो इस हवाले से ये दावा जो है वो किया जाएगा कि उसको उसकी मलकियत दिलवाई जाए। अगर कोई शख्स एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से कहता है कि मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है, तो वो सेक्शन 8 के तहत कब्जा हासिल करना अगर चाहता है तो वो इसके लिए वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो टाइटल साबित नहीं करता। इसके अलावा अगर को शेयर अगर किसी दूसरे को शेयर को बेदखल करते हैं, चूंकि मामला मुख्तलफ हो जाता है, और इसको सेक्शन इस 8 के तहत दादरसी नहीं मिलेगी, 9 के तहत मिलेगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। मालिक जायदाद वो है जो हकदार होता है और नाजायज काबूज को उसका कब्जा रखने का कोई हक हासिल नहीं है। अब हम आते हैं जी इसकी कोर्ट फीस की तरफ। कोर्ट फीस जो है वो
इसमें सेक्शन 7 जो है सब सेक्शन 5 कोर्ट फीस एक्ट का इतलाक होगा अमेंडेड का। अख्तियार समाअत पर सेक्शन 3 सूट सिविल वैल्यूएशन एक्ट बशमूल रूल 1, रूल 3 हाई कोर्ट ऑर्डर एंड रूल वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 लागू होंगे। अगर अराजी ज़रई है तो मालियत कोर्ट फीस का अख्तियार समाअत जो है वो अगर कब्जा मुद्दई के पास था, जब उस वक्त जितना उसने वैल्यूएशन उसने जो उसके ऊपर चीज उगाई थी, काश्तकारी की थी, उसका उसको 15% देना पड़ेगा। और अगर ये जो मुतनाज़ा अराजी बन चुकी है इसका जो है वो मालिया वगैरह अदा नहीं किया गया तो फिर उसके ऊपर 30% जो है कोर्ट फीस उसे लगानी पड़ेगी। अगर कोई गैर काश्ता अराजी है, उस पर कल्टीवेशन है, कोई मकान, कोई दुकान, फैक्ट्री, हत्ता के मकान, सकनी, प्लाट, उस पर मालियत जायदाद के मुताबिक कोर्ट फीस आयद होगी। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू जो है ना उसके मुताबिक कोर्ट फीस उसके ऊपर लगेगी। अगर गैर काश्त शुदा अराजी है, कोई बाग है, मकान है, सकनी प्लाट है, तो जायदाद की मालियत के मुताबिक कोर्ट फीस आयद होगी। लिमिटेशन की तरफ आते हैं तो इस हवाले से आर्टिकल जो है लिमिटेशन का, उसके मुताबिक दावा उसी दिन से जिस दिन उसको पोजेशन से डिस्पोजेस किया गया था उसके 12 साल की मियाद के अंदर जो है वो दोबारा हासिल कर सकता है। और अगर कोई ऐसी सूरत बनती है तो फिर इसके खिलाफ अपील भी लायक करती है, अपील भी लायक करेगी और निगरानी भी, और ये बाकायदा केस होता है। दोस्तों, मैंने ये मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कोई शख्स कब्जा कर लेता है और टाइटल उसके नाम है, उसकी पोजेशन में थी वो चीज, तो उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो उसके हवाले से जो मैंने आपकी खिदमत में ये बातें की हैं कि पोजेशन जो है फिर उसको उसका लेके दिया जा सकता है। और इस हवाले से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है वो हमने सिविल कोर्ट में जो है वो केस करना होता है, और उसमें जब हम इसे दावा कर देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट आती है, एविडेंस होती है, और फिर जो मालिक होता है उसके हवाले कर दी जाती है उसकी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, यहां पर यह बात काबिल जिक्र है कि जो कानून दादरसी है ये सिर्फ उस वक्त ही वैलिड होता है जब ऑनरशिप प्रूव हो रही हो और टाइटल जो है वो उस शख्स के पास हो जो उसका करना जो है वो उसकी मलकियत का दावेदार। हम कहते हैं कि जनाब पोजेशन का दावा हमने करना है, तो पोजेशन का दावा हमने करना है तो पोजेशन मांग रहे हैं हम हैं, तो हमारी अगर इंटाइटलमेंट है, हमारे पास माके मलकियत है, तो फिर हम करेंगे और करेंगे कि जनाब ये हमारी मलकियत है, हमें ये टाइटल हासिल था, फलां बंदे ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके फुल पार्ट पे कर लिए या थोड़ा सा हिसाब से अपने पास कर लिया प्रॉपर्टी का। इस हवाले से एक मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि एक हालिया केस में ऐसा था कि एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट 10 मरले का था, तो साथ वाले ने जब अपनी फाउंडेशन बेस बनाई और अपनी बिल्डिंग शुरू की, तो उसने जो अपने बिल्कुल एडजस्टमेंट जो प्लॉट था वो भी 10 मरले का था, उसका जो है ना चंद फुट जो थे वो उसने उस तरफ जो है ना बढ़ा लिया अपना, यानी उसका जो फ्रंट है वो अपने काबू में कर लिया। अब जब ये चंद फुट जब पीछे की तरफ भी जाएंगे तो ये एक मरला जमीन का बन जाता है। गोया के जो साथ वाला था उसको डिस्पोजेस कर दिया गया,
जमीन से, हालांकि वो मालिक था, काबज भी था, लेकिन ये इलीगली ऐसा किया गया है। तो ये जो सिचुएशन है जो मैंने आपको एक बताई है, इसमें भी यही हमारा जो पोजेशन का जो दावा है ये होगा, और इसके ऊपर जो है वो उसकी जायदाद की वैल्यू के मुताबिक जो है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू के मुताबिक जो है वो लगेगी कोर्ट फीस भी। और लिमिटेशन जैसे मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि जब वो डिस्पोजेस हुआ उसके 12 साल के अंदर अंदर ये हो सकती है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं कि उसके साथ ये जुल्म किया गया है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।